वेदना की धारा प्रवाहित होकर अंततः आनंद के सागर में जा मिलती। उनकी जो वेदना है, वो वेदना की धारा प्रवाहित होकर आगे बढ़कर अ, वो आनंद के सागर में मिल जाती। तो ये है महादेवी वर्मा। विचार बिंदु पर अगर आप विश्वास चर्चा करेंगे तो महादेवी अभिनंदन ग्रंथ से दो अंश आप उद्धृत कर सकते हैं। दो अंश वे हमें अपने काव्य में शोर की देवी सी जान पड़ती है। शोर की देवी मानो महादेवी शोर की देवी हो, और जीवन के अवसान समीप होते हुए वो दीप जलने लगते हैं। महादेवी दीप जलाती है, समस्त कण कण दीपक तृण तृणवर्तिका बन जाते। तो इस प्रकार वेदना का जो वैयक्तिक रूप है, वो समष्टिगत रूप है। वेदना भाव का जो महल है, वो आध्यात्मिक है, मानवतावादी है। आध्यात्मिक और मानवता दृष्टिकोण को, विचारों को महादेवी ने अपनी कविताओं में स्थानित किया है। उनमें वेदना का व्यक्तिगत रूप है, समष्टिगत रूप को उन्होंने बताया है आध्यात्मिकता के जरिए, मानवता के जरिए। तो उनकी वेदना प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा का रूप धारण करती है। समस्त मानव समाज के प्रति उनमें प्रेम, उनमें आंतरिकता है, अनुराग है। तो वे अपनी कविताओं के द्वारा जरिए दुखी जनों में, दुखी लोगों में नई आशा, नई प्रेरणा, नई उमंगे, नया उत्साह, ये आनंद का संचार कर देना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम। तो ये जो है वेदना भाव, ये आनंद का भाव है। तो महादेवी वर्मा एक सच्चे अर्थ वेदनानुभूति की गायिका है, कवियत्री है। अच्छा, उनकी कविताओं में रहस्य कैसा है, रहस्य भावना कैसी है? महादेवी वर्मा की जब बात आती है तो रहस्यवाद की चर्चा अनिवार्य अनिवार्य है। छायावाद का युग मैंने कहा उथल पुथल का युग था। हर क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में विभ्रम था, द्वंद्व था, संघर्ष था, विमग्न का युग था। द्वंद्व का काल अगर हम कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो चार मुख्य बातें हैं। क्या है? क्या चिंतन के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में महादेवी का वह रहस्यवाद है। याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने कहा चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, महादेवी में भावना के क्षेत्र वही है रहस्यवाद। दूसरा बिंदु जो है व्यक्ति सौंदर्य दृष्टि, छायावाद, नयापन, नई भावना है। तो ये जो समष्टि सौंदर्य दृष्टि है, व्यक्ति सौंदर्य नहीं, व्यक्ति से समाज की ओर, समष्टि की ओर, सामूहिकता की ओर, समग्रता की ओर, सामग्रिकता की ओर जो है वह है रहस्यवाद। व्यक्ति सौंदर्य दृष्टि तो छायावाद। तो रहस्यवाद जीवात्मा जो, उनमें जो अंतर्निहित प्रवृत्ति है,
आंतरिक प्रवृत्ति है, अंतस्थल पर जो भावना है, अंतरात्मा में जो चिंता है, तो ये प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें दिव्यता है, अलौकिकता है। तो ये शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती महादेवी वर्मा, सभी के साथ शांत, आनंद और निश्चल भाव से संबंध जोड़ना चाहती। तो काव्य में आत्मा की जो अनुभूति है, जो आत्मा चाहती है, जो हमारी आत्मा चाहती है, हमारा मन चाहता है, हृदय चाहता है, हमारी अंतरात्मा चाहती है, उसका मुख्य धारा उसकी है रहस्यवाद, वह है रहस्यवाद। तो महादेवी वर्मा की कविताओं में रहस्यानुभूति पाई जाती है। तो वे स्वयं कहती है, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे मूर्त और अमूर्त, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मूर्त और अमूर्त जगत एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं, हमारे मूर्त और अमूर्त जगत परस्पर से इसे मिले हुए हैं कि एक यथार्थदर्शी दूसरे को रहस्य दृष्टा बनाकर पूर्णता पाता है। उन्होंने खुद कहा है, उनकी नारी होना इस रहस्य भाव की ओर भी गहन करता है। उनकी नारी होना, ये जो रहस्य भावना है, उस रहस्य भावना की ओर वो आगे ले जाती। तो इस प्रकार नारी अपना कुल गोत्र आदि परिचय छोड़ देती है, पति को स्वीकार करती है और स्वभाव के कारण उसके निकट पहुंचती है, उसके समीप रहती है, पास रहती है, और अपने आप को एक नारी पूरी तरह पूर्ण रूप से पूर्णतः समर्पित करके अधिकार पाती है। तो ये त्याग की भावना है जो नारी में, पुरुष में ये समर्पण की भावना नहीं है। तो ये नारी के संपर्क से सीमाबद्ध होना, आत्मा को असीम में विलय कर देना, ये सहजता है, ये सहजता। तो महादेवी के काव्य के रहस्यवाद के सभी चरणों की अभिव्यंजना हुई, सभी चरणों की अभिव्यंजना हुई है। उनमें कौतूहल है, उनमें जिज्ञासा है, और जिज्ञासा, कुतूहल, ये ही रहस्यानुभूति के सबसे पहले चरण में आते। तो ये महादेवी वर्मा कवयित्री अपने प्रिय से मिलने की जो इच्छा व्यक्त करती है, जैसे तुम आ जाते, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। जो इस प्रकार महादेवी वर्मा एक रहस्यवादी कवयित्री है। वह प्रियतम के साथ एकाकार हो जाना चाहती है, वो अपने प्रियतम के साथ एकाकार हो जाना चाहते, यही उनका उद्देश्य है। उन्होंने उनमें रहस्यानुभूति के विविध रूपों के दर्शन होते हैं, विविध रूप, जैसे मिलन की इच्छा, स्मरण, स्वप्न, और साक्षात मिलन के बाद विरह का अनिवार्य चरण। मिलन भी है, विरह भी, इच्छा भी है, अनिच्छा भी, स्मरण भी है, विस्मरण भी है। तो ये जो आत्म बलिदान है, इसके लिए महादेवी वर्मा
रहस्यवादी कवयित्री कही जाती है। तो छायावाद का जो समय है उसमें महादेवी में मुक्ति का सारा प्रयोजन लौकिक और मानवीय बनकर प्रस्तुत हुआ है, और लौकिकता से अलौकिकता है उनकी ओर वो उन्मुक्त होती है। तो इस प्रकार महादेवी के काव्य में रहस्यानुभूति के सारे चरण देखने को मिलते हैं। सर्वत्र के विराट सत्ता के अस्तित्व का वो अभिज्ञान करती है, अपार अमीट सौंदर्य की कल्पना करते हैं महादेवी। तो उनकी रहस्यानुभूति ये बिल्कुल स्पष्ट है, व्यापक है। और छायावाद रहस्यवाद मध्ययुगीन संतों के रहस्यवाद से भी ये भिन्न थे। तो इस प्रकार ये रहस्यानुभूति के विभिन्न चरणों पर मैंने आप लोगों को बताया। तो हमने देखा महादेवी वर्मा छायावादी रहस्यवाद की प्रतिनिधि हस्ताक्षर है, और उनमें रहस्यानुभूति के प्रत्येक सोपान की अभिव्यक्ति होती है। यह है रहस्यानुभूति पर चर्चा। उसके बाद हम आपको ले चलते प्रणयानुभूति। महादेवी की कविता में प्रणय की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, प्रणय की अभिव्यक्ति को छायावादी कविता में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उनके काव्य में, महादेवी के काव्य में प्रेम एक मूल भाव के रूप में प्रकट हुआ है, प्रणय एक मूल भाव के रूप में प्रकट हुआ है। और उनका जो प्रेम है वो अशरीरी है, कोई शरीर नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कामना वासना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अशरीरी है, करुणा से आप्लावित है, वेदना से आप्लावित है, चिंता से आप्लावित है। तो ये जो है प्रेम कहलाता है। अलौकिक दिव्य सत्ता के प्रति उनकी प्रणयानुभूति है। इसमें दाम्पत्य प्रेम की झलक भी मिलती है, इसमें पति पत्नी के प्रेम की झलक भी मिलती है, लौकिक स्पर्श का आभास भी परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार जो मैंने कहा उनमें भी स्त्रियोचित लाज संकोच, महादेवी में भी स्त्रियोचित लाज संकोच है, और अपने युग की नवजागृत नारी का अहंग है, नव जागरण के प्रति वो सचेतन है, नारियों के पक्ष में वो कहती है, नारियों को सुदृढ़ बनाते हैं। तो नारियों के पक्ष में कविता लिखने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा है। उन्होंने प्रणय की विविध स्थितियों का भरपूर आनंद लिया है और कविताएं लिखी। प्रेम के मधुर रूप को उन्होंने चयन किया है, और उनका जो प्रेम है वो प्राकृतिक सौंदर्य से अप्रभावित है। तो ये है उनकी विशेषता, उनकी प्रणयानुभूति के व्यापक अध्ययन की विशेषता। सहज प्रेम की सहज गायिका महादेवी वर्मा जो है वो सहज प्रेम की सहज गायिका, सहज कवयित्री, कोई स्वार्थ नहीं, कोई छंद कपट छल नहीं है, स्पष्टवादी, स्पष्ट कहती है, स्पष्ट लिखती है। उनकी कविता का मूल भाव है प्रणय, वेदना, सौंदर्य। उन्होंने प्रेम के मधुर रूप का चयन किया है, माधुर्य को वो प्रेम का महत्वपूर्ण रूप माना।
माधुर्य, मधुरता, अ, उसको उन्होंने माना है, प्रेम का महत्वपूर्ण गुण उन्होंने माना है। तो महादेवी ने प्रकृति के उपकरणों महादेवी ने प्रकृति के उपकरणों में जिस सौंदर्य के दर्शन किए हैं, उसी से उनकी प्रणयानुभूति का उद्भव हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य से, प्राकृतिक उपकरणों से, घटकों से, उपादानों से। तो प्रणय के अनेकानेक मनोभावों को, प्रणय की अनेकानेक मनोदशा को उन्होंने अपनी कविताओं में बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। तो उनकी कविता में रहस्यानुभूति है, प्रणयानुभूति के भी अनेक चरणों का वर्णन उपलब्ध है। महादेवी वर्मा स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा। याद रखिए, यथार्थ में मिलन न होने के बावजूद वो स्वप्न में अपने अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, इच्छाओं की पूर्ति कर लेती है सपनों के माध्यम से। वास्तविक स्तर पर अगर यथार्थ से, प्रियतम से मिलन नहीं होता, तो वह सोचती है, चिंतन करती है, और स्वप्न के माध्यम से कई गीतों में अपनी प्रणयानुभूति को व्यक्त करती है, अपनी कविताओं में प्रणय की धारा को व्यक्त करती है। वो कहती है, कैसे कहती हो सपना है अली, उस मुक्क मिलन की बात, भरे हुए अपने फूलों में मेरे आंसू उनके हाथ। तो ये जो है उनकी जो भावना है, महादेवी वर्मा प्रणय छायावादी कविता जो है, उनका जो प्रणय है, उनकी जो प्रणयानुभूति है, ये महत्वपूर्ण अंग है। मूल भाव है कविता का, काव्य का प्रणय। प्रणय की सभी स्थितियों का उन्होंने चित्रण किया है। उनके प्रणय का इष्ट है दिव्य परम पुरुष, दिव्य सत्ता, दिव्य परम पुरुष हैं उनके प्रेम, प्रियतम। उनके प्रेम का उद्गम प्रकृति में है। उनके विराट सौंदर्य से महादेवी प्रभावित है। तो ये है उनकी प्रणयानुभूति। अब हम आपको ले चलते हैं सौंदर्य पर। महादेवी वर्मा की कविता में सौंदर्य चित्र, वेदना के बारे में कहा गया, रहस्य के बारे में कहा गया, प्रणय के बारे में भी कहा गया। चौथा स्तंभ जो है, चौथी प्रमुख विशेषता जो है, वह है सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण की विशेषताएं महादेवी वर्मा की कविता में पाई जाती है। और सौंदर्य भावना छायावाद की प्रवृत्ति है। सौंदर्य भावना छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी। उन्होंने सौंदर्य के सूक्ष्म रूप को, महादेवी वर्मा ने सौंदर्य के स्थूल रूप नहीं, सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपों को उन्होंने चित्रित किया है अपनी कविताओं, अपने काव्य में उनको प्रतिष्ठित किया है। तो उनकी जो सौंदर्य दृष्टि है, ये प्रकृति और मानव दोनों की ओर आकृष्ट होती है, प्रकृति की ओर और मानव की ओर। वो उद्भाविका है, सौंदर्य की उद्भाविका, उद्भावन करने वाली कवयित्री है महादेवी। अद्भुत सौंदर्य की अद्भुत चितेरी कहलाती है। विश्व ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में उन्होंने सौंदर्य के विभिन्न पक्षों को दर्शन किए। अपने विविध रूपों का उन्होंने वर्णन किया है।
चित्रांकन किया है, गीतों में, कविताओं में। हाँ, खान है, उनका जो काव्य सौंदर्य है वो खान है। कौन कोई क्या ये, अरे कौन कोई तुम देखिए, क्लास चल, ऑनलाइन क्लास चल। ओके ओके, ତଳ ଲାଇଟ୍ ଟା ଯାଉଛ କି ତଳକୁ? ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଟା ଦେଇଦିଅ, ସେଇଠି ଦେଇଦଉନ, ଏ ବାଁ ପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା ଲିଭେଇ ଦବ ଉପରେ ଗଲାବେଳେ, ସେଇଠି ସେଇଠି ଦେଇଦିଅ, ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ନାଇଁ, ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା ନାଇଁ, ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଟା, ଫାଷ୍ଟ ସେପଟୁ ଫାଷ୍ଟ, ହଁ ସେପଟେ ସିଡିଟା ଦେଇଦିଅ, ସେଠି ସେଇଠି ଅଛି, ଉପରେ ଗଲେ ଲିଭେଇ ଦବ, ଉପରେ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଲିଭେଇ ଦବ, କାହିଁ ଅଯଥା ଲଗେଇ। सॉरी, मेरा ये कहना है, तो उनकी जो सौंदर्यानुभूति है, उनकी जो सौंदर्यानुभूति में व्यापकता है, उनको उन्होंने समेटा है। उनके काव्य में विराट सत्ता, विशाल सत्ता, परम सत्ता, प्रकृति, नारी के सौंदर्य पर, सौंदर्य के सौंदर्य पर वे दृष्टिपात करती है। तो अपने अरूप पुरुष का जो दिव्य सौंदर्य है, महादेवी के अरूप पुरुष का, निराकार पुरुष का, रूपहीन, गंधहीन, हाँ, निराकार पुरुष का जो दिव्य सौंदर्य है, दिव्य सौंदर्य से वो आकृष्ट होती है, और उनके चीर सौंदर्य से वो प्रभावित होकर कविता रचना कर ईश्वर का गुणगान करती है। हाँ? तो प्रत्येक उपादान, प्रकृति के प्रत्येक घटक, प्रत्येक तत्व, प्रकृति के प्रत्येक अंग उनके काव्य में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। तो ये है महादेवी वर्मा, जिन्होंने प्रकृति के अनेक उपकरण को, अनेक रूपों को अपने दिव्य पुरुष के सौंदर्य में वे दर्शन करती है। दिव्य पुरुष के सौंदर्य में वे दर्शन करती है। हाँ, प्रत्येक उपकरण में, प्रत्येक रूप में, प्रत्येक विभाग में, अंग में। तो उन्हें प्रकृति का कोई भी रूप विचलित नहीं करता। वे प्रकृति का शांत रूप, शांत, गंभीर, कोमल, एक चंचल लय से भर देता है, और अपने आत्मा को प्रशांत कर देता है, व्यापक कर देता है। तो ये है महादेवी वर्मा, जो वेदना, प्रणय, सौंदर्य और इन भावनाओं से आप्लावित है। तो छायावादी कवियों के प्रकृति चित्रण की एक अनूठी विशेषता यह है कि महादेवी ने प्रकृति पर नारी रूप का आरोपण किया है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा महादेवी सौंदर्य की उद्भाविका है, महादेवी सौंदर्याधिकारिणी है, सौंदर्य की उद्भाविका है। उनके काव्य में दिव्य पुरुष है, प्रकृति है, सौंदर्य की अभिव्यक्तियां हैं। तो रहस्य है, वेदना है, प्रणय है। तो ये है महादेवी वर्मा। तो महादेवी प्रश्न जो है, महादेवी वर्मा के काव्य की जो विशेषताएं हैं, उनकी आप चर्चा करें, एक नोट आप बना दे इस प्रश्न को लेकर। उसमें रहस्य रहेगा, वेदना रहेगी, सौंदर्य रहेगा और प्रणय, चार प्रमुख स्तंभों को लेकर महादेवी को आप वर्णन करेंगे तो अंक मिल जाएगा। और इधर उधर की बातें लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? प्रश्न उत्तर लिखने की प्रश्न उत्तर लिखने की जो शैली होती है,
उसको आप अपनाएं। जो प्रस्तुत करने की जो शैली होती है उसको आप अपनाएं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा। अब हम हमको ले चलते हैं भाषा शिल्प पर। उनका जो भाषा शिल्प है, प्रतीक योजना है, बिंब है, ठीक है, कई बातें हैं भाषा के जो आयाम है उन पर थोड़ी बहुत चर्चा करें। प्रतीक जो है, ये जो प्रतीक कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? प्रतीक आज नहीं है, महादेवी परंपरा से ये चलता आ रहा है प्रतीक। तो ये दो प्रकार के होते हैं शब्द, एक वाचक शब्द, एक प्रतीकात्मक शब्द। ठीक से सुनिए। अब हम भाषा पर जाते हैं। अब महादेवी वर्मा के काव्य पर नहीं, उनके काव्य की भाषा पर, उनके काव्य के प्रतीकों पर, इस पर चर्चा होती है। तो शब्द दो प्रकार होते हैं, एक वाचक और एक प्रतीकात्मक शब्द। तो वाचक शब्द जो है उसका संबंध केवल अभिधा शक्ति से है, केवल अभिधा शक्ति से वाचक शब्दों का संबंध। लेकिन प्रतीकात्मक शब्द जो होते हैं उनका संबंध लक्षणा और व्यंजना के साथ होता है। तो कविता में सौंदर्य के कारण प्रतीकात्मक शब्द विशेष महत्व रखते हैं और महादेवी वर्मा ने ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, दीपक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। कवयित्री ने दीपक को प्रतीक के रूप में लिया है, जहां साधारण प्रकाश नहीं है, जीवन है। ये दीपक का अर्थ दीप आलोक साधारण प्रकाश नहीं है, ये है दीपक का जल, ये जीवन है। तो केवल मानव के प्रत्यक्ष, बताइए आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा रुक जाइए, उनके जो दृश्य है, सभ्य संकेत है, चिन्ह है, वो सर प्रतीक। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। क्यों? अभी सुनाई देती है? हाँ हाँ जी सर। सुनाई देता है। अरे ऐसा होता है क्या, किसी का फोन आने पर आवाज चली जाती है क्या? ये सर कम हो अभी जाती है अभी एक आवाज। फोन आया, अभी एक फोन आ रहा था, तो फिर शायद इसी वजह से सुनाई नहीं दी। हाँ सर आपका आवाज कम हो गया था। अभी अभी ठीक है तो? हाँ सर। जी सर। देखो मैं पुनः बता रहा हूँ, प्रतीक जो है इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, प्रतीकात्मक शब्द है, एक वाचक शब्द है, एक प्रतीकात्मक शब्द है। और महादेवी वर्मा ने जैसे लिया है दीपक को, दीपक शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया है उसका अर्थ जीवन है, साधारण प्रकाश नहीं, ये बताया गया है। तो वे मानव में जो प्रत्यक्ष रूप से विचार आते हैं, भाव आते हैं, अनुभूति आती है, उनके लिए वे प्रतीक चुनती है। महादेवी वर्मा, भारतीय साहित्य में अनेक प्रतीक विधान है, परंपरा से ये प्रतीक चलते आ रहे हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वे महाभारत, पुराण, नागपंथी हठ योगियों की वाणी है, अमीर खुसरो की मुकरिया, इनसे भी बहुत प्रतीक उपलब्ध होते हैं। और महादेवी में प्रतीकों को एक सिद्ध शिल्पी मिला है। सिद्ध शिल्पी माने प्रतीक को प्रयोग करने में वे उस्ताद है, धुरंधर है। उन्होंने माया के लिए दर्पण का प्रयोग किया है। आप ऐसे शब्दों को लेंगे, माया के लिए उन्होंने दर्पण शब्द का प्रयोग किया है, आत्मा के लिए उन्होंने दीपक शब्द का प्रयोग किया है, जीवन के लिए उन्होंने दीपक शब्द का प्रयोग किया है। तो ये प्रतीक है।
प्रतीकों की आवश्यकता बहुत है। हाँ, क्योंकि इसका संबंध सौंदर्य से है, भावना से है, रहस्य से है। तो उन्होंने अपने काव्य में प्रतीक योजना अपनाई है। गणपति चंद्र गुप्त बहुत बड़े समालोचक इतिहासकार, उन्होंने कहा है महादेवी की अनुभूति आध्यात्मिक है, लेकिन अभिव्यक्ति लौकिक है। उनकी अभिव्यक्ति लौकिक है, अनुभूति आध्यात्मिक है। याद रखिए, अर्थात लौकिक प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अलौकिक अनुभूति को व्यक्त किया है। लौकिक प्रतीक है लेकिन अलौकिक अनुभूति है। अलौकिक अनुभूति को उन्होंने लौकिक शब्दों द्वारा, लौकिक प्रतीकों द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है। चूंकि महादेवी वर्मा प्रकृति प्रेमी है, इसलिए उन्होंने अपने प्रतीकों में भी प्रकृति से भी प्रतीकों को लिया है, चुना है। प्रत्येक उपादान से प्रकृति के उन्होंने विराट सत्ता के दर्शन किए हैं, मैंने बताया। तो उनके प्रकृति चित्रण में भी प्रकृति का और प्रतीकों का पक्ष प्रबल है। तो प्रकृति चित्रण में, रहस्य व्यंजना में, प्रणय निवेदन में और सौंदर्य भावना, सौंदर्य अनुभूति में उन्होंने प्रतीक को लिया है, प्रयोग किया है। तो उनके काव्य में प्रतीकों की जो व्यवस्था है, जो संयोजन है प्रतीकों का, उन्होंने कहा है शब्दों का ऐसा प्रयोग उन्होंने किया है उपमान के रूप, फिर रचनाओं के प्रतीकों के रूप में उन्होंने उपस्थित किया है। वक्रतापूर्ण अभिव्यंजना महादेवी की विशेषता है। तो सौंदर्य को प्रकट करने के लिए, वेदना को, प्रणय को, रहस्य को प्रकट करने के लिए उन्होंने कई प्रतीकात्मक शब्द लिए हैं, प्रकृति से उठाए हैं प्रतीक। प्रतीक, हाँ, ये जो है प्रकृति में विराट सत्ता के दर्शन करती है, इसीलिए प्रकृति के जो शब्द है उनको लिया है। अरुण बाण, प्रकृति में अरुण बाण चुभते ही तेरा अरुण बाण कहा गया है। ये जो अरुण बाण है, ये प्रियतम की मधुर चितवन का प्रतीक है। आप एक एक शब्द को लेंगे, जिस शब्द का उन्होंने किस अर्थ में प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। जैसे मैंने कहा तम सिंधु, ये निराशा का प्रतीक है, द्योतक है। ये जो विहंगों के मधुर राग, विहंगों के मधुर राग जो है, ये है प्रेमिका के मन में उठने वाले मधुर भाव, इसके लिए प्रतीक लिए। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति से प्रतीक लिए हैं और आध्यात्मिक प्रतीक भी लिए हैं। तो जीवन दृष्टि जो है महादेवी की, यह आध्यात्मिक तो ही है, आध्यात्मिक जीवन दृष्टि है। इसलिए उन्होंने अपने काव्य को सौंदर्य सजित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आध्यात्मिक प्रतीकों को चुना है। जैसे करुणामय को भाता है, करुणामय को भाता है, तुम पल भर को बुझ जाना, या जो परम पुरुष है उनके आगमन का सहारा है। तो महादेवी वर्मा जहां स्वयं को उस अज्ञेय असीम प्रियतम की प्रेमिका मानती है, वहां वे रहस्यात्मक हो जाती है और वे ऐसे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, आध्यात्मिकता से प्रतीकों का चयन करते हैं। कुछ प्रतीक साधना से लेती है,
कुछ परंपरा से कुछ प्रतीकों का लेती है। कमल जैसा एक प्रतीक है, कमल उनका एक सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है। कमल महादेवी है, अपनी कविताओं में कमल का प्रयोग उन्होंने किया है। सौंदर्य परक प्रतीक, यानी सौंदर्य की चूंकि उद्भाविका है, मैंने कहा है, इसलिए नारी रूप का भी अत्यधिक प्रयोग उनकी कविताओं में मिलता है। वेदना प्रधान प्रतीक जो है, उन प्रतीकों को उन्होंने चुना। आप एक एक शब्द लेंगे, दो दो शब्द उदाहरण के रूप में लेंगे। आत्मचेतना के प्रतीक, वेदना के प्रतीक कम लिखेंगे, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने कुछ प्रतीकों के बारे में कहा है, 4 वर्गों पर उन्होंने आधारित किया। एक है मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक, और प्रत्यक्ष, मूर्त माने प्रत्यक्ष, तो मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक उन्होंने लिया है। शिशु के लिए जो स्वयं मूर्त प्रस्तुत विषय है, अमूर्त के लिए अमूर्त प्रतीक, और मूर्त के लिए अमूर्त प्रतीक, अमूर्त के लिए मूर्त प्रतीक। तो इस प्रकार जैसे कण कण में रच अभिनव बंधन, क्षण क्षण को कर ब्रह्ममय उलझ, तो ये महादेवी के जो प्रिय प्रतीक है वो एक है दीपक। ये आप लिखेंगे, कुछ प्रिय प्रतीक उनके हैं। कवि कवयित्री के कुछ प्रिय शब्द होते हैं, प्रिय बिंब होते हैं, उनको वे बार बार प्रयोग करते हैं भिन्न भिन्न अर्थ में। जैसे इन्होंने किया है कमल, दीपक, यात्री, झंझा, शूल, दर्पण, शलभ आदि कई शब्दों को उन्होंने आध्यात्मिक स्तर पर उन्होंने लिया है, कहीं से भी उन्हें प्रतिबिंबित किया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में प्रश्न आता है, महादेवी की प्रतीक योजना संबंधी जो मूल विशेषता है, आप प्रतीक संबंधी जो बातें मैंने कही, उन बातों को लेकर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ओके, ठीक है। हेलो हेलो, अरे कोई कुछ कहो। जी सर। यस अरे सर। सुन पाती हो तो? जी जी। महादेवी वर्मा खत्म है? उनके बारे में मैंने कहा, वेदना, प्रणय, रहस्य, सौंदर्य, 4 स्तंभों पर आलोचना हुई, और उनकी प्रतीक योजना है। अब हम पंत के पास जाएंगे, उनकी काव्य यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कविताएं। पंत का जो प्रकृति चित्रण है, सौंदर्य चित्रण है, नारी के प्रति दृष्टिकोण है, कल्पना की ऊंची उड़ान है, प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, काव्य यात्रा के विविध आयामों पर चर्चा होगी। सुमित्रा नंदन पंत, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आप परिचित होंगे ही। इन्होंने भी छायावाद को संपन्न बनाया, जैसे प्रसाद ने, निराला ने, महादेवी ने छायावाद को जैसे रिद्धिमंत किया, जैसे संपन्न बनाया, निरंतर रचनाशील प्रक्रिया से, वैसे इन्होंने भी, पंत ने भी रिद्धिमंत किया। 1961 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। उनकी जो काव्य कृति है कला और बूढ़ा चांद, याद रखिए, उनको विशेष पुरस्कार से अलंकृत किया गया था पंत जी को। कला और बूढ़ा चांद 64 में उन्हें 10,000 रुपए, उस समय 64 में विशेष पुरस्कार मिले। चिदम्बरा काव्य संग्रह पर पंत जी को
1969 में 1969 में भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। उन्हें पद्म भूषण मिला पंत जी को, और ज्ञानपीठ का भी पुरस्कार मिला, चिदंबरा काव्य संग्रह। तो ये जो है पंत ने छायावादी कवियों में ये सर्वाधिक चर्चित कवि हैं। इनकी बहुत कृतियां हैं। जो प्रमुख हैं उच्छ्वास, वीणा। प्रत्येक कवि कवयित्री की कृतियों का आप लिखेंगे, भले ही ईयर ना मिले कोई बात नहीं, उनके नाम अवश्य आप लिखें और याद रखें, कम से कम 10 या 5। तो और जिनमें उनको पुरस्कार मिला है, जो पुरस्कार मिला उनको आप याद रखें, थोड़ा बहुत उनके बारे में लिखें। तो उच्छ्वास कृति, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, सृजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण आदि बहुत सारे। अतिमा, वाणी, पल्लविनी, ये जो कला और गुढ़ाचा जो मैंने कहा, चिदंबरा, इसको आप याद, लोकायतन, किरण, वीणा, ये सब है, पतझर, ये आदि कई कृतियां हैं। पंत के काव्य का जो समुचित विवेचन हुआ है, विश्लेषण हुआ है, वो अत्यंत विचारणीय है। हाँ? तो प्रथम चरण में विविध चरण है, विविध सोपान है। पद की काव्य यात्रा की ये विविध चरणों पर हम चर्चा करें। प्रथम चरण में हम आपको बताना चाहते हैं छायावाद, स्वच्छंदतावाद। तो ये छायावाद की जो मूल विशेषता है, उन विशेषताओं पर चर्चा हो चुकी है। प्रसाद को पढ़ाने के समय, महादेवी को पढ़ाने के समय, निराला को पढ़ाने के समय इस पर चर्चा होगी। तो इसमें प्रमुख गुण है आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति। इसमें आशा है, निराशा है, प्रेम है, विरह है, मिलन है, विरह है, व्यथा है, सौंदर्य है। कई चित्र आपके सामने हमने रखे। तो पंत का जो प्रकृति चित्रण है, प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम, पंत के काव्य की प्रमुख विशेषता है प्रकृति के प्रति उनका प्रेम जो है। उन्होंने अपने निजी प्राकृतिक परिवेश से कविता लिखी। उनका जो कुमांचल प्रदेश है, विशेष रूप से कौशानी गांव उनका है अपना। गांव का जो प्राकृतिक वातावरण है, जहां पंत जी पैदा हुए थे, उनकी काव्य प्रेरणा का वो प्रमुख स्रोत रहा। मैंने ऐसा प्राकृतिक परिवेश अन्य छायावादी कवियों ने नहीं दिया, उनको नहीं मिला ऐसा वातावरण। जो परिवेश, जो वातावरण पंत जी को मिला अपने गांव से, अपनी जन्मभूमि से, पूर्वांचल प्रदेश, तो ये साहचर्य जन प्रकृति प्रेम। उनकी जो प्रथम कृति है वो है वीणा। वीणा से लेकर लोकायतन तक समान रूप से इसको देखा जा सकता है। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यहाँ जो है प्रकृति निर्जीव जड़ वस्तु है और उसको साकार बनाया है, उन्होंने सजीव बनाया है। उन्होंने बताया है कौन तुम रूपशी, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में छवि आप,
सुनहला फैला कीश कला, मधुरु मंथर मृदु मौन। कविता में, पूरी कविता की पंक्तियों में संध्या को एक युवती, आकर्षणीय युवती के रूप में बताया गया है, जो मौन है, मंथर गति से पृथ्वी पर आती है, पदार्पण करती है। कवि ने यहाँ संध्या का मानवीकरण किया है, ये महत्वपूर्ण बात। तो प्रकृति का मानवीकरण करना छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता है। प्रथम रश्मि जो कविता है, उन्होंने जिज्ञासा को ही व्यक्त किया है। प्रथम रश्मि का आना रंगीली, तुम कैसे पहचान। प्रथम रश्मि हमेशा आप कोट करेंगे, लिखेंगे, दृष्टांत देंगे, उदाहरण देंगे पंक्तियों को। ये भी बहुत इजी है। कहीं भी आपको किसी किताब में पंत की कविताएं मिलती है, निराला प्रसाद या वर्मा की, वहां से भी आप ले सकते हैं। जरूर नहीं कि आप हमेशा केवल इग्नू किताब से ले, कहीं से भी आप ले सकते हैं, जो आप पढ़कर याद रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं, उसी को आप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तुम्हें तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। हाँ? तो ये सूक्ष्म निरीक्षण जो है, जिज्ञासा, हाँ? तो बहुत सारी बातों को पंत ने प्रकृति के कोमल स्वरूप से, सुंदर स्वरूप से उन्होंने लिया है। हाँ? तो नारी सौंदर्य और प्रणय भाव, कविवर सुमित्रा नंदन पंत, उनकी दृष्टि नारी सौंदर्य की ओर भी है। पल्लविनी में ग्रंथि, आंसू, नारी रूप शीर्षक कविताएं, ये पंत के प्रेम और उनकी नारी विषयक मान्यताएं, हाँ? ये मान्य नारी विषयक मान्यताओं की कविताएं हैं। अपनी आंसू शीर्षक कविता में प्रसाद की भी कविता है आंसू, पंत की भी है। तो उन्होंने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, मढ़कर आंख से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो इसमें कवि ने प्रकृति के अनंत विस्तार में अपनी जो व्यथा है, प्रेम जनी की व्यथा है, उनको चित्रित किया। तो प्रकृति के जो उपकरण है, वायु, बादल, आकाश, इंद्र, धनु, उनकी जो विरह वेदना है, उन्होंने उद्दीप्त किया है, उजागर किया है। हाँ? तो इन्होंने बताया है, हाँ? महादेवी के स्वर में स्वर मिलाकर पद ने भी लिखा है। क्या लिखा है, न विरह है अथवा यह वरदान, ये विरह है या वरदान है। कल्पना में है कशक्ति वेदना, अश्रु में जीता सुसक्ता गान, शून्य आहों में सुरीले छंद है, मधुर लय का क्या कहीं अवसान है। तो ये जो है सुर में सुर मिलाकर जो पंक्तियां है, जो कविता है, ये बहुत चित्ताकर्षक है। स्वर्ण किरण में उन्होंने लिखा है, अलौकिक रूप, अशरीरी और अलौकिक रूप को उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने लिखा है, देह नहीं है परिधि प्रणय की, देह नहीं है परिधि प्रणय की, प्रणय दिव्य है मुक्ति हृदय, प्रणय दिव्य है मुक्ति हृदय की, देह नहीं है परिधि प्रणय की। तो ये जो है प्रणय,
अपनी यौवनावस्था में पंत ने जो कविताएं लिखी हैं उनमें उन्होंने अपनी निजी अनुभूति को, प्रेमानुभूति को प्रकाश किया है। उच्छ्वास, आंसू, ग्रंथि आदि कविताओं में एक विशेष प्रेरणा भाव उत्पन्न होता है। कल्पना की ऊंची उड़ान, कल्पना प्रकृति के प्रति गहन आकर्षण, प्रणयानुभूति की तीव्रता के साथ छायावादी काव्य में कल्पना की ऊंची उड़ान का विशेष महत्व है। पंत ने कल्पना की ऊंची उड़ान भरी है अपनी कविताओं। तो उन्होंने प्रिया की स्मृति को कल्पना के लोक में संचरित किया है, जो अपने आप में स्वयं में अद्भुत है। तो ये स्पष्ट है पंत के प्रथम चरण की कविताओं में, आरंभिक कविताओं में छायावाद की स्वच्छंदताएं, अंतर्वाह्य विशेषताएं अपनी समग्रता के साथ उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। द्वितीय चरण पर चर्चा करें। प्रगतिवाद, प्रगतिवादी जीवन बोध जो है, गुंजन जो इन्होंने 1932 में लिखी थी, 1932 में, सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर, इन्होंने जो लिखा है इसमें मुक्ति का आभास मिलता है। युगांत में उन्होंने अपने छायावादी चरण के अंत की घोषणा की है। छायावाद के स्थान पर उन्होंने प्रगतिवाद की अभिव्यंजना की है। तो अपनी युगानुकूलता और प्रगतिवादिता के संकेत सुमित्रानंदन पर 34-36 में जो कविताएं उन्होंने लिखी युगांत में ही दिए हैं। तो कवि छायावादी पतझड़ के बाद नई वासंती प्रकृति का आह्वान किया है कवि ने। सुमित्रानंदन पंत जो है उन्होंने अपनी छायावादी रचना दृष्टि से विदा होकर प्रगतिवादी दृष्टि को अपनाया है। युगवाणी में उनका जो नवयुग साम्यवाद चेतना है, उनकी कविताओं में पंत ने मार्क्स से ऐतिहासिक और भौतिकवाद के सैद्धांतिक व्यवहारिक महत्व को प्रतिपादन किया है। कहा है उन्होंने, साक्षी है इतिहास क्या तुमने दुंदुभी से घोषित, प्रकृति विजित कर मानव ने की विश्व सभ्यता स्थापित। तो इस कविता में मूर्त बुद्ध दर्शन कविता में पंत ने मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन है उसको उन्होंने महत्व दिया है। राष्ट्र को, जाति को, आदर्श को, धर्म को उन्होंने मानव जीवन के लिए व्यक्त किया है। पंत ने साम्यवाद दृष्टिकोण, भौतिकवाद को अपनी सांस्कृतिक चेतना और अध्यात्मवादी चेतना की परिधि में स्वीकारा है। संपूर्ण मानव सत्ता की प्रतिष्ठा को उन्होंने दर्शन किया है। तो इस प्रकार युगवाणी कविता में पंत ने वर्ग विभाजित सामाजिक विषमता को ध्यान में रख कर लिखा है। कविता की पंक्तियां सुनिए। पूंजीवादी धनपत्र शीर्षक कविता में पूंजीवादी शोषण प्रवृत्ति का विरोध
करके उन्होंने लिखा है धनपति कविता में। वे नृशंस हैं, वे जन के श्रम बल से पोषित, दोहरे धनी जोंक जग के, भू जिन से शोषित, नहीं जिन्हें करनी भ्रम से जीविका उपार्जित, नैतिकता से भी रहते जो अतः अपरिचित, हे वे नृशंस। पृथ्वीवादी के बारे में उन्होंने लिखा। तो युगांत की श्रमजीवी शीर्षक कविता में पंत ने सर्वहारा के रूप में मजदूरों के प्रति जो एक भव्य गौरवपूर्ण चरित्र अंकित किया है। वस्तुतः युगवाणी में पंत ने अपने को छायावादी संस्कारों से उन्होंने मुक्त करने का प्रयास किया है। और मानव जीवन के बृहत ग्रंथ का उन्होंने सामान्य जनता, आम जनता की करुण कथा के प्रति उन्होंने कविताएं लिखी है, जो ग्राम्य कविता है। तो पंत जी ने ग्राम कवि, कवि किसान, ग्राम चित्र, ग्राम आदि कविताएं जो है उनके माध्यम से ग्राम को साकार किया है। ग्राम युवती, ग्राम नारी, कठपुतले, भारत ग्राम, ग्राम देवता, भारत माता, ये जो कविता है, इन कविताओं में कवि ने अपनी विशेष सहानुभूति, अपना विशेष स्नेह स्नेह श्रद्धा और ममता अपनी उससे परिपूर्ण गांव और गांव के देहात के लोग जो है उनके प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इस प्रकार पंत ने अपनी ग्राम्य कविता में रूढ़ियों, अंधविश्वासों, ऊंच नीच की भावना, ये कृषक जीवन का अभिशाप बताते हुए किसानों के सहज और कपट रहित, छल कपट रहित जीवन के प्रति उन्होंने गहरी सहानुभूति जताई है। तो ये जो युगांत युगवाणी ग्राम्य है, इनमें प्रगतिशील चेतना का स्वर है। क्लास इनमें प्रगतिशील चेतना का स्वर मुखरित होता है, चूंकि ये जो कविता है पद की काव्य यात्रा में जिस क्षेत्र का, जिस दिशा का उन्होंने विकास किया है, उनके आलोचकों ने उनकी समालोचना की है, लेकिन उनकी जो प्रगतिशीलता है, इस दृष्टि से पंत की जो रचन प्रक्रिया है ये बहुत उपयोगी है, बहुत प्रभावशाली है। तृतीय चरण में हम जाते हैं। तृतीय चरण जिसमें महर्षि अरविंद का प्रभाव रहा, आध्यात्मिकता, नव मानवतावाद का प्रभाव रहा, अरविंद दर्शन। तो पंत जी अरविंद दर्शन से, महर्षि अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। उनकी चेतना में परिवर्तन आया। उनके जो काव्य तीसरे चरण के विकास में जो उन्होंने लिखा था, आलोचकों ने उन्हें स्वर्ण काव्य की संज्ञा दी। स्वर्ण काव्य में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, रजत शिखर, शिल्पी, ये सब कविता है, काव्य कृतियां। तो ये सब प्रतिनिधि रचनाएं हैं पद की। चिदंबरा जो शीर्षक है 1958 में प्रकाशित है। तो ये जो स्वर्ण शब्द का प्रयोग पंत ने चेतना के प्रतीक के रूप में किया है, चेतना के प्रतीक के रूप में किया है। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन,
हाँ, लोकायतन की भी गणना की जा सकती है इस सिलसिले में। जो जिसका आधार है इनकी आध्यात्मिक चेतना, ये आधार है आध्यात्मिक चेतना। महर्षि अरविंद के दर्शन के प्रकाश में पंत ने व्यापक नव मानवता का प्रतिपादन किया। तीसरे चरण में उन्होंने अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर समन्वयता को अपनाया, नव मानवता को अपना। इसमें अरविंद का आदर्श रहा नैतिकता, आध्यात्मिकता का समन्वय, जीवात्मा और जगत की एकता, ये सब है। तो उन्होंने भौतिकता और आध्यात्मिकता को ब्रह्म के दो परिपार्श्वों में स्वीकार किया और दोनों में समुचित समन्वयता की स्थापना की। उन्होंने कहा है, आत्मवाद पर हंसते हो भौतिकता का रट नाम, मानवता की मूर्ति गढ़ोगे क्या संवार कर चाम। तो अरविंद दर्शन के प्रभाव से पंथ को भौतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय का एक ठोस आधार मिल गया। उन्होंने कहा है, वही सत्य कर सत्ता मानव जीवन का परिचालन, भूतवाद हो जिसका रज तन प्राणीवाद हो जिसका मन हो, और अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय, और अध्यात्मवाद हो जिसका हृदय गंभीर चिरंतन। तो तन मन धन हृदय के समन्वय, तन मन हृदय धन में समन्वय की महत्ता पर उन्होंने बल दिया, जोर दिया, महत्व दिया। तो इस प्रकार स्वर्ण काव्य, उनका जो स्वर्ण काव्य है वह रूढ़िमंत हुआ, सक्रिय हुआ। अन्न प्राण मन आत्मा केवल ज्ञान भेद सत्य के परम, अन्न प्राण मन आत्मा केवल ज्ञान भेद सत्य के परम, इन सब में चीर व्याप्त ईश है, इन सब में चीर व्याप्त ईश रे, मुक्त सचिदानंद चिरंतन। ये जो पंक्तियां हैं तो ये स्पष्ट है, अंतश्चेतना से प्रेरित पंत जी, अंतश्चेतना से प्रेरित हुए सुमित्रानंदन पंत। और स्वर्ण काव्य जिस रूप में आया उसमें लोकहित, लोक कल्याण, लोक मंगल का दायित्व रहा। तो कला और गूढ़ाचार 1959 में जो प्रकाशित काव्य संग्रह, जो उनके स्वर्ण काव्य की अगली कड़ी है। अच्छा, मधुछत्र, खोज, अमृत क्षण और रिक्त मौन, अनुभूति, दृष्टि, यज्ञ, ये जो रचना है ये, इसमें पंत के इन कविताओं में पंत के अंतश्चेतनावादी दर्शन आख्यायित विश्लेषित होते हैं। ये जो दर्शन है, अंतिम कविता उनकी थी सिंधु मंथन, अंतिम कविता थी पंत की सिंधु मंथन। इसमें उन्होंने जीवन को सुखमय बनाने के स्वाधीन भारत की जनता को आत्ममंथन का संदेश दिया है। जनता को, स्वाधीन भारत की जनता को उन्होंने आत्ममंथन करने का, आत्म मंथन से भारतीय जनता अपने प्रसाद, आलस्य, निरुद्यमता, भाग्यवाद, परंपरा प्रियता, भय, शंका, घृणा, इन ये जो है पराजय, ये सब से निकलकर मुक्त नीलाकाश के नीचे स्वच्छ वायु में विचरण कर सकेगी। आत्म मंथन,
आत्म मंथन, आत्म समीक्षा, आत्म से बहुत सारे शब्द हैं। तो इस प्रकार अखंड कविता उनकी एक है जिसमें उन्होंने विश्वात्मा की अविभाज्यता, अखंडता को रेखांकित किया है। ठीक है, तो पंथ के अनुसार सत्य का एक अद्वितीय पक्ष है, असीम पक्ष है, शाश्वत पक्ष है, जिससे वे अनिर्वचनीय बन जाते हैं। मैं शाश्वत निसीम का गायक सृजक रहा तो साध्य क्षणिक का भी जनक हूँ। अंतश्चेतना। हेलो, अरे सुन पाते हैं? जी सर। फोन आ गया, फोन आने के समय मैं चुप रह जाता हूँ, काट देता हूँ। तो दरअसल प्रेम और सत्य को पंत ने अखंड माना है, अविभाज्य माना है, अनंत माना है, शाश्वत माना है। जैसा प्रेम है वैसा सत्य है। उसकी सामाजिकता पर उन्होंने बल दिया है। अंतश्चैतन्य के प्रकाश में, अंतश्चैतन्य मन आत्मदान, उत्सव धर्मी विराट समन्वय के आयोजन का प्रयास पंत ने किया है। लोकायतन कविता जो है शीर्षक महाकाव्य, उन्होंने ये बताया है कि उत्सव धर्मी विराट समन्वयता यहाँ पाई जाती है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी लोकायतन के रचना के समय काफी रूस और अमेरिका दो राष्ट्रों से प्रवृत्तियों से, भावधाराओं से, विचारधाराओं से भी प्रभावित थे। उन्होंने पंजी की मानना है, पंजी का, कि पूंजीवादी जनवादी श्रम भू स्वर्ग पीठ में संयोजित शीत आध्यात्मिकता की प्रेमी नव भू मानवता हुई उदित। तो मानवता के प्रति एक शुभ कामना, एक शुभेच्छा, एक शुभ दृष्टि पंत जी की थी। तो ये जो लोकायतन रचना है, इसमें कविवर पंत के लोक कल्याण संबंधी, लोकहित संबंधी नेक इरादे हैं। उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है। तो ये जो है उन्होंने कहा है अपनी ग्राम्य कविता में, ग्राम देवता के सम्मुख नतशिर होकर उन्होंने कहा है, प्रणाम करके कहा है, सर झुकाकर प्रणाम करके उन्होंने कहा है, राम राम है ग्राम्य देवता यथा नाम, शिक्षण्य हो तुम, मैं शिष्य तुम्हें सभी नय प्रणाम। ग्रामीण जनजीवन, ग्राम नारी, ग्राम की हरी भरी धरती, हरियाली, ये जो है ग्राम संस्कृति का जो दृश्य है, चित्र है, पंत ने ग्राम्य कविता में प्रस्तुत किया है। तो ये जो सुमित्रा नंदन है, इसमें समन्वयता पाई है। इसमें ग्राम दृष्टि के प्रति, मनुष्य जीवन के प्रति, उनकी चेतनाओं के प्रति, उनके अस्तित्व के प्रति, उनके भौतिक जगत के प्रति, अध्यात्मवादी आदर्शवादी के प्रति उनकी भावना, समन्वय भावना स्वीकार्य है।
हाँ? तो ये छायावादी काव्य धारा में आप पंत जी का योगदान लिखें। छायावादी, हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ ठीक। मैं सोच रहा था कि कहाँ चला गया, मोबाइल कभी कभी कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो ये सुमित्रा नंदन पद जो है, हाँ, ये बहुत ही प्रभावी हस्ताक्षर कवि है। इनकी काव्य धारा प्रकृति चित्रण है, प्रगतिवादी स्वर है, आध्यात्मिकता है, भौतिकता है, आध्यात्मिकता और भौतिकता के समन्वयता है। और इसमें अपने काव्य में, अपनी कविताओं में इन्होंने सत्य को, चेतना को, अ, सत्य चेतना की जो अवधारणा है, चेतना का जो उद्देश्य है, उसे उन्होंने व्यक्त किया है अपनी कविता। तो इस पर जो प्रश्न आपको का होगा, पंत जी का योगदान क्या है छायावाद के, ठीक है। अब उनकी काव्य शिल्प पर आलोचना करेंगे, उनकी भाषा, उनकी काव्य शैली पर आलोचना करें। ये मुख्यतः सुमित्रानंदन पंत एक शब्द शिल्पी है। जितने छायावादी कवि हैं उनमें प्रख्यात शब्द शिल्पी हैं सुमित्रानंदन पंत। ये विषय वस्तु की अपेक्षा कला को अधिक महत्व देते हैं, कला को अधिक महत्व देते हैं पंत जी। तो पंत की जो काव्य भाषा है, उनके आरंभिक रचना काल में ब्रज भाषा का प्रभाव रहा। क्रमशः हिंदी के माध्यम से उन्होंने तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द, संस्कृत निष्ठ हिंदी, अरबी, फारसी को, उर्दू को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाप्त करके हिंदी के बोलचाल, आम फाम बोलचाल के प्रचलित रूपों को खड़ी बोली गद्य के विकास का आधार बनाया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो बताया गया। तो सभी लेखकों के प्रयास के कारण हिंदी गद्य को विकसित किया गया खड़ी बोली के माध्यम से। उस समय तक ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में थी, स्वीकृत थी, ब्रजभाषा में ही कविताएं लिखी जाती थी। तो बाद में खड़ी बोली आई। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में, अच्छी तरह सुनिए, सरस्वती पत्रिका में अपने सहयोगियों के माध्यम से सुसंस्कृत, परिष्कृत और व्याकरण का संबंध बनाया, तब श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह हरिओम, मैथिली गुप्त आदि ने खड़ी बोली की या खड़ी बोली में महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं की। पहले ब्रजभाषा का प्राधान्य था। तो पंत ने जो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का सर्वाधिक प्रयोग किया है, उनका सहारा लिया है। जैसे मरुत आकाश, उदाहरण, मरुत आकाश के लिए मरुदाकाश तो नहीं, मरुदाकाश शब्द होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, मरुताकाश शब्द को लिया। मरुताकाश को शब्द, मरुत प्लस आकाश,
तो ऐसे कई शब्दों को उन्होंने अपनी ओर से परिवर्तन किया। अच्छा, उन्होंने तत्सम के साथ तद्भव देश शब्दों का भी प्रयोग किया है। हाँ? इसमें कई तत्सम शब्दों के साथ उन्होंने कविताओं में स्वर्ण किरण, किरण, धूलि, अंतिमादि, स्वर्ण काव्य में ये 90% संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। और हिंदी का जो शब्द भंडार है उनको उन्होंने समृद्ध किया है। तत्सम शब्दों को, तद्भव देश शब्द को प्रयोग करके उन्होंने, हाँ, जैसे लोकायतन में पंत ने तत्सम तद्भव शब्दों के सामंजस्य रखने का प्रयास किया है। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत शब्द योजना, शब्द चयन में धुरंधर है। काव्य भाषा का जो वास्तविक महत्व है वो शब्दावली है, शब्द भंडार है। हाँ? छायावादी कवियों ने पर्यायवाची शब्दों की अर्थ छाया को ग्रहण किया है। शब्द योजना को अर्थगत विशेषता जो है, शब्दों के संयोजन में अर्थगत विशेषता उन्होंने प्रकाश किया है। विशेष कौशलों के साथ पंत ने शब्द योजना को प्रस्तुत किया है। उनकी पंक्तियां सुनिए। शशि असी ही प्रेयसी स्मृति, शशि असी ही प्रेयसी स्मृति, जगी हृदय ह्लादिनी, जगी हृदय लादिनी। यहाँ जो शशि शशि है, शशि के साथ अशी, अशी माने खड़ग, तलवार, और हृदय के साथ लादिनी, जगी हृदय लादिनी। हृदय के साथ लादिनी की जो योजना है ये प्रेयसी की स्मृति के प्रभाव को अभिव्यंजित करती है। तो ये परिवर्तन कविता के माध्यम से, शब्द योजना के चयन के माध्यम से पंत ने विशिष्ट शब्द संयोजन के द्वारा परिवर्तन दिखाकर इसको मूर्तिमान किया है। कवि ने परस्पर विरोधी जो अर्थ सूचक शब्द है, विरोधी शब्द, विरोधात्मक अर्थ है, इसका एक अर्थ उसका एक अर्थ, शब्दों की योजना द्वारा व्यापक परिवर्तन किया है और उन्हें सफलता भी मिली है। पंत जी को उन्होंने अपनी काव्य भाषा को संपन्न बनाने के लिए नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, निर्माण किया है। जैसे निर्माऊ, प्रकटाऊ, कटिनी, विहगिनी, प्रभापुर्य, निर्जीवित, ये जो है कहीं कहीं तद्भव तत्सम शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो शब्द के रूप परिवर्तन द्वारा नवीन शब्द निर्माण के साथ पंत ने और क्या किया है न, अंग्रेजी भाषा के भी शब्दों का विशिष्ट रूप से अनुवाद करके अपनी काव्य भाषा को संपन्न किया है। यानी अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने सहारा लिया है, उसका भाषांतर कर दिया है और उसको कविता में प्रयोग कर दिया। क्लियर? शब्द चयन, शब्द योजना, और एक बात है शब्द संगीत, लय और गति की योजना। संगीत जो है ये अपनी मान्यता है उनकी कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता होती है।
उसके जो शब्द हैं कविता के, वे सस्वर होने चाहिए, वे सस्वर शब्द होने चाहिए जो अपनी भावनाओं को ध्वनि में आंखों के सामने व्यक्त कर सके, चित्रित कर सके। तो ये जो झंकार है इस कविता में, चित्र में जो झंकार है, झंकार में चित्र, चित्र में झंकार, उन्होंने कहा है। और क्या है, पंत ने व्याकरण को भी महत्व दिया है अपनी काव्य भाषा में। गद्य भाषा के व्याकरण का जो पालन पद्य भाषा में संभव नहीं है। व्याकरण के नियम पद्य में नहीं चलता। दोनों के पद विन्यास भिन्न है, अलग है। पर्याप्त अंतर पाया जाता है गद्य और पद्य में। लेकिन पंत ने प्रत्यय प्रयोग करके संधि संबंधी व्याकरण के कुछ नियमों की उपेक्षा करके उन्होंने अर्थ की दृष्टि से शब्दों का निर्माण किया है। माने एक अनेक पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में भी उन्होंने परिवर्तन कर दिया। असल में पुल्लिंग है और उन्होंने स्त्रीलिंग में उसको प्रयोग किया है। जैसे साधु की स्वर्ण शिखर, यहाँ की नहीं होना चाहिए, स्वर्ण शिखर जो पुल्लिंग है और उसको उन्होंने स्त्रीलिंग में लिया है। वासना की डर, यहाँ डर पुल्लिंग है, की का प्रयोग होना नहीं चाहिए। वन की मरमर, छोटी छाता, छतरी होगा, छाता नहीं होगा। ये जो प्रयोग है ये अत्यंत उल्लेखनीय है। व्याकरण संबंधी लिंग परिवर्तन करके उन्होंने प्रयोग किया है। अच्छा, उनकी जो कविताओं में, काव्य में जो शैली है, काव्य शैली, वो अप्रस्तुत विधान है, समूर्तन विधान, यानी अमूर्त एवं मूर्त के संदर्भ में पंत जी भाषा के अत्यंत प्रकांड शिल्पी है। भाषा के प्रकांड शिल्पी कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। उनका शब्द चयन, शब्द संयोजन, उनकी शब्दावली का प्रयोग, नवीन शब्दों का निर्माण, ये सब काव्य भाषा को अत्यधिक संप्रेषणशील बना देता है, अत्यंत संप्रेषणशील। तो ये जो पंत जी हैं, अप्रस्तुत विधान के द्वारा उन्होंने जो काव्य की रचना की है, अगर हम परंपरागत दृष्टि से देखें तो पंत की अप्रस्तुत योजना के मुख्यतः 3 वर्ग हैं। अप्रस्तुत योजना के 3 वर्ग। नंबर 1 में है साम्यमूलक अप्रस्तुत योजना, समानता है, और वैषम्य मूलक असमानता, जो समानता, वैषम्य मूलक अप्रस्तुत योजना, और वैचित्र्य मूलक, और वैचित्र्य मूलक अप्रस्तुत योजना। 3 वर्ग है। एक है साम्य मूलक, दूसरा है वैषम्य मूलक, और तीसरा है वैचित्र्य मूलक अप्रस्तुत योजना। तो इसके अंतर्गत उन्होंने प्रस्तुत कथ्य को, धर्म को यानी गुण को, धर्म यानी गुण को उन्होंने साम्य बताकर हृदयग्राही बनाया है, आकर्षणीय बनाया है। समूर्तन विधान जो है महादेवी वर्मा की काव्य शैली की जैसी, उन्होंने भी अत्यधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए उन्होंने भी, पंत ने मूर्त के लिए मूर्त, मूर्त के लिए अमूर्त,
अमूर्त के लिए अमूर्त और अमूर्त के लिए मूर्त। ये अपरुष्टों की योजना भी उन्होंने की है। ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा प्रतीक योजना, जैसे मूर्त के लिए मूर्त, अप्रस्तुतों की योजना, मूर्त के लिए मूर्त, अमूर्त के लिए मूर्त और अमूर्त के लिए अमूर्त। तो ये जो है, इस प्रकार की योजना जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है पंत ने। पाश्चात्य अलंकारों की योजना को भी उन्होंने महत्व दिया है। मानवीकरण किया है। मानवीकरण जो है ये अंग्रेजी के पर्सोनिफिकेशन का हिंदी भाषा, पर्सोनिफिकेशन अंग्रेजी का शब्द जो है उसका हिंदी भाषांतर हुआ है मानकीकरण। तो स्वच्छंदतावादी कवियों ने लाक्षणिक प्रयोग से विर्ण एक स्वतंत्र अलंकार के रूप में इसको प्रतिष्ठा की है। और सुमित्रानंदन पंत ने इसका भाव विहुल होकर प्रयोग किया है, मानवीकरण। जैसे संध्या कविता में, उनकी जो कविता है संध्या, उनकी पंक्तियां सुनिए। कहो तुम रूपसी कौन, कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपा निज छाया में छवि आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौत। तो कवि ने यहाँ संध्या को आकाश से धीरे धीरे उतरने वाली एक अपूर्व सुंदर युवती के रूप में प्रस्तुत किया है। धीरे धीरे संध्या युवती आकाश से नीचे आ रही। तो ये जो संध्या का मौन मुखर जीवंत चित्र पंत ने बताया है, इसमें मानवीकरण के कौशलों का आभास मिलता है। तो ये जो मानवीकरण संबंधी विशेषताएं है, इसमें ज्योत्सना स्मृति, लिली के प्रति ओश गीत, छाया गीत, किरणों का गीत, ये जो है कनक किरण, अनेक कविताओं के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत ने विशेषण विपर्य का प्रयोग किया है। ध्वन्यार्थ व्यंजना का प्रयोग किया है, नाद व्यंजना। पाश्चात्य काव्य में एक विशिष्ट अलंकार के रूप में स्वीकृत है, अनुमुटु पुपिया पुया, ध्वनार्थ व्यंजना, अनुमुटु पुया। आवाज नहीं आ रही है। नहीं सुनाई देती? सुनाई नहीं दे रहा। सर सर मरमर हो गया, अभी सुनती हो? हेलो, जी सर। अभी सुनाई देती है? तो उनकी एक कविता है जी सर। झंझा में नीम। उनकी कविता का शीर्षक है झंझा में नीम, और इसमें ध्वन्यात्मकता है, ध्वन्यार्थ व्यंजना है। जैसे सर सर मरमर, झुम झुम जुग जुग कर, सिहर सिहर थर थर कर, ये ध्वन्यात्मकता है, ध्वनि व्यंजना। करता सरमर चरमर, ये जो है इन शब्दों का जो प्रयोग है इसमें निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन उच्चरित ध्वनियों का प्रभाव है, और उच्चारण से अर्थ की व्यंजना हम कर सकते हैं। अच्छा, पंत ने अपने काव्य में, भाषा शिल्प में, भाषा काव्य में गति को अपनाया है, नाद को अपनाया है। नाद लय की व्यंजना उन्होंने की है अपने काव्य में। विशिष्ट पद योजना के द्वारा उन्होंने गति, नाद और लय की व्यंजना की है। जैसे मृदु मंद मंद मंथर मंथर,
लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। नौका विहार की कविता में कविता की पंक्तियां हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हसीनी सी सुंदर। तीर रही खोल पालों के पर। ये जो उच्चरित ध्वनिया है, ये लय के माध्यम से है, गति के माध्यम से है। मंद गति है, मंद गति से नौका तैरती हुई एक गतिशील चित्र मानस पटल पर अंकित हो जाता है। धीरे धीरे मंथर गति से, मंद गति से नौका आगे जाती है। उसके बाद बिंब विधान, उन्होंने बिंबों का प्रयोग किया है। चाक्षुष बिंब, 4 प्रकार के बिंब, 4 नहीं 5। एक है चाक्षुष बिंब, दूसरा है श्रव्य बिंब, तीसरा है घ्राण बिंब, गंध बिंब और आस्वाद्य बिंब। 5 प्रकार के बिंबों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो चक्षु या नेत्रग्राह्य बिंबों की प्रधानता है, चाक्षुष बिंब कहा जाता है। नौका विहार शीर्षक कविता में जैसे शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल, ये जो है, ये चक्षु जो देखते हैं, उनके आधार पर शब्दों का, बिंब का प्रयोग करते हैं। श्रव्य बिंब जो है, श्रव्य यानी श्रवण संबंधी ध्वनि, श्रव्य यानी श्रवण संबंधी ध्वनि। तो पंत ने ये श्रव्य बिंब प्रयोग करने में हेलो भी प्रवीण है। हाँ, हेलो श्रव्य बिंब प्रयोग करने में भी प्रवीण है। सर, कौन? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज धीमी हो गई क्या? हेलो, अभी सुन पाती हैं? हेलो रूपाली, हेलो हेलो रूपाली, कौन है? अरे सुन पाते हैं या नहीं? सर हमें आ रही है आवाज। और फिर और कौन कहती कि सुन नहीं पाती है? अभी तुम सुन पाती हो तो आपको लिखना है चाक्षुष बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब और आस्वाद बिंबों का प्रयोग उन्होंने किया है। और उदाहरण के तौर पर आप प्रत्येक बिंब के उदाहरण दे सकते हैं, एक एक दो दो शब्द, ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है? चाक्षुष बिंब, आस्वाद बिंब, घ्राण बिंब, स्पर्श बिंब, इनके बिंबों के उदाहरण आप एक एक देने से भी हो जाएगा, एक दो। अच्छा, प्रतीक विधान भी उन्होंने किया है। संकेत द्वारा उन्होंने इंगित किया है, प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है। बिंबों का साम्य वैषम्य मूलक अप्रस्तुत योजना से थोड़ा अलग हटकर उन्होंने संकेतों का, प्रतीकों का प्रयोग किया है। उन्होंने छायावादी युग का प्रतीक विधान किया है और अंतश्चेतना पर आधारित अध्यात्मवादी, समन्वयवादी युग के शब्दों को, प्रतीकों को उन्होंने अपने काव्य में रखा है। ठीक है? तो इस प्रकार नौका विहार कविता में पंत ने ग्रीष्मकालीन गंगा की क्षीण धारा का एक नवयुवती के रूप में मानवीकरण किया है। और उसमें नौका विहार को जीवन की स्वायत्तता का प्रतीक माना है, स्वायत्तता का प्रतीक माना है। अंत में चांदनी, एक शीर्षक कविता में चांदनी का कल्पनामय चित्रण करते हुए उन्होंने उसे ब्रह्म का प्रतीक माना है, ब्रह्म का प्रतीक भी माना है।
अप्सरा शीर्षक कविता में उन्होंने कल्पना प्रवण किया है। अप्सरा का मोहक और कल्पना प्रवण चित्रण करते हुए सांसारिक सुख दुख से परे अनिर्वचनीय शाश्वत सौंदर्य का प्रतीक को ग्रहण किया है। तो इस प्रकार विभिन्न कविताओं में उन्होंने प्रतीकों को चुना है और उनको प्रयोग किया है। ठीक है। अच्छा, अंतश्चेतना पर जो आधारित है, अध्यात्मवादी समन्वयवादी युग के स्वर्ण किरण से लेकर लोकायतन तक पंत का जो काव्य है वो अधिकांशतः चिंतन दर्शन प्रधान हो गया है। ये जो स्वर्ण वालुका है दिव्य चेतना की प्रतीक है। मरुस्थल जो है ये सांसारिक दुखों से दग्ध भौतिक मन का प्रतीक है। लोकायतन में पत्त जी ने तमाम पौराणिक प्रतीकों के साथ वर्तमान जीवन के प्रतीकों का सहारा लिया है। आध्यात्मिक प्रतीक लिया है, पौराणिक प्रतीकों को लिया है और वर्तमान जीवन के पर आधारित प्रतीकों को भी उन्होंने अपने काव्य में लिया है। तो इस प्रकार प्रतीकों को प्रयोग करने के साथ साथ उन्होंने अपने काव्य में छंद विधान किया है। छंद विधान किया है। इसमें 5 बातें हैं। एक है संगीतात्मकता, दूसरी बात है आत्माभिव्यक्ति, तृतीय है भाव प्रवणता और चौथा है भावान्विति और 5वां है संक्षिप्तता। ये 5 तत्वों को, इन 5 तत्वों को पंत ने अपने प्रगीतों में स्थान दिया है। इन 5 तत्वों को लेकर आप लिखेंगे तो अपने आरंभिक रचना काल से ही पंत संगीतात्मकता के प्रति जागरूक रहे हैं। अभिलाषा, आकांक्षा, अनंग, मौन नियंत्रण, प्रथम रश्मि, ये जो कविताएं हैं उनकी प्रारंभिक कविताएं, उन कविताओं में सुमित्रा नंदन पंत ने ज्ञता को महत्व दिया है। ज्ञता को महत्व दिया है। तो ये प्रबंधात्मक कथा जो है, काव्य रूपक है, पंत ने अपने मुक्तक प्रगीतों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। पंत अपने मुक्तक प्रगीतों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, परंतु उनकी दूसरी काव्य रचना जो ग्रंथि है वो अपने आप में एक प्रेम कथा के क्षीण सूत्र को समाया हुआ है। ये जो ग्रंथि कविता है, तो इसमें कुछ बातें हैं जो आप उसको रेखांकित कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा, अप्रस्तुत विधान, बिंब विधान, छंद विधान, प्रतीक की योजना, ये जो है इसमें कई उपकरणों को योगानुकूल के अनुसार नए भाव, नई संवेदना, नई विषय वस्तु, नए शब्दों के आधार पर उन्होंने अपने काव्य में इनको महत्व दिया है और प्रयोग किया है। तो पंत ने अपनी आरंभिक रचनाओं में तुक के प्रति भी तुक के प्रति भी आग्रह प्रकट करते हैं। उन्होंने प्रकट किया है आरंभिक रचनाओं में तुक के प्रति उनका आग्रह रहा है।
लेकिन हिंदी के मात्रिक छंदों में यति गति ये जो है ये यथार्थ पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन हुआ है। भावानुकूल बनाने के लिए उन्होंने परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया है। जैसे पल्लव की परिवर्तन शीर्षक लंबी कविता है, इसका जो छंद विधान है ये अत्यंत प्रशंसनीय है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा आदि ये स्वर्ण काव्य के अंतर्गत पंत ने रीतिकालीन द्विवेदी युगीन छंद से रूढ़ियों से मुक्ति प्राप्त कर अनेक परंपरागत छंदों का मिश्रण किया है, पारस्परिक मिश्रण किया है। हाँ? तो ये शब्द विधान, छंद विधान, प्रतीकी विधान, ठीक है, इस पर उन्होंने अपनी कविताओं में इनको महत्व दिया है। तो इस प्रकार वे काव्य शैली की दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। उनका जो अप्रस्तुत विधान विशेष उल्लेखनीय रहा है। मूर्त के लिए अमूर्त, जो मैंने बताया, मूर्त के लिए अमूर्त योजना, अमूर्त के लिए मूर्त अप्रस्तुतों की योजना, इससे काव्य द्वारा काव्य को समूर्तित या व्यक्त उन्होंने किया है। तो ये पंत के समूर्तन विधान है। अलंकार विधान की सभी विशेषताओं को उन्होंने पाठकों को उनसे परिचित करवा है। तो इस प्रकार सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य में विशिष्ट पद योजना के द्वारा गति, लय, नाद की अत्यंत प्रभावशाली रूप से व्यंजना की है, जो आप लोगों को मैंने बताया। तो ये जो सुमित्रा नंदन पंत है, उनकी जो काव्य शैली है, काव्य रूप है, प्रगीत काव्य संबंधी विशेषताएं है, प्रबंधात्मक रचनाएं है, काव्य रूपों की विशेषताएं है, इस पर आप लिखेंगे। ये काव्य भाषा से संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। ये जो प्रश्न होगा इस पाठ से, पंत की जो काव्य यात्रा है, इसमें काव्य भाषा संबंधी, काव्य शैली संबंधी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप लिखें। उसमें आप प्रतीक योजना लिखेंगे, बिंब योजना लिखेंगे, छंद विधान लिखेंगे, शब्द योजना, शब्द संयोजना, शब्द चयन, ये सारी बातें आपको लिखनी है। इस पर लघु क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, दीर्घ प्रश्न भी पूछ देते हैं, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं केवल योजना पर, प्रतीक योजना क्या है। सुमित्रा नंदन पंत की या महादेव वर्मा की प्रतीक योजना, शॉर्ट नोट, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु मूलक प्रश्न। लेकिन दीर्घ प्रश्न भी हो सकता है। अगर दीर्घ प्रश्न पूछा जाता है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उदाहरण के माध्यम से सुधारण लिखना पड़ेगा। क्लियर? और ये जो है पहले जो मैंने बताया, उनका योगदान क्या है, शाहबाद पंत जी का, महादेव वर्मा का, ठीक है। तो ऐसे आपको स्पष्ट रूप से याद रख के नोट बना के लिखना है। नोट बना दीजिए किसी भी किताब से, पंत की, महादेवी वर्मा पर नोट बना दीजिए, ज्यादा नहीं, दो प्रश्न, प्रश्न लिखे उत्तर लिखे, प्रश्न लिखे उत्तर लिखे। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया। अभी इस एकक में, इस खंड में और है, दिनकर जी हैं। ठीक है, फिर बाद में चर्चा करेंगे जब ये होगा, क्या टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, उस दिन जो
मैंने रह गया है उस पर चर्चा हो। ओके, सर और मेरे बोलो। को कुछ पूछना था। हाँ बोलो, का क्या नाम है, परिचय दो। सीमा कुमारी। हाँ सीमा, यस सर। तुम सर सीमा मेरे को, हो? यस सर। हाँ, कहाँ की हो? बोकारो की। हाँ, बोकारो से मैं हूँ। ओहो, तो तुम्हारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। हाँ, तब तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, मेरे को इसमें प्रॉब्लम, मेरे को एक्चुअली है कि असाइनमेंट का। अच्छा अच्छा, क्या हुआ बोलो। असाइनमेंट को सर मेरे को अभी तक मिला नहीं है। असाइनमेंट यस सर। तुमने जमा किया है? नहीं, मेरे को बनाना है। ओ, तुमने लिखा नहीं? यस सर, मेरे को क्वेश्चन मिल नहीं रही है। क्यों, नेट में तो दे देते हैं। कब अभी एडमिशन तक हुआ? नहीं मिल रहा है सर। नहीं नहीं, एडमिशन कब हुआ था? मैं जनवरी में ली थी। अच्छा, जनवरी 25 में। यस तो सर। ये तो सब माने, ये तो माने असाइनमेंट तो लिखा जा चुका है, तुम्हें प्रश्न भी नहीं मिला कैसे? तुमने जमा क्यों नहीं किया? सर प्रश्न मेरे को सर कैसे? तो, हम लोगों ने तो लिख लिया है सर, जनवरी हाँ वाले। हाँ, उसको प्रश्न दो। सर सर मेरे को नहीं कैसे, मिला है। सर देखो, कैसे दूं? वो नहीं, ऑनलाइन में भेज दो, मेल कर दो, व्हाट्सएप में भेज दो, सर उनका मेरे को व्हाट्सएप। ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है। नो, तुम करो, और किसी से बोलकर, मुझे तो वो सब आता नहीं। ग्रुप में ऐड हो जाओ, कोई बात सर नहीं। एक मेल में एक लिंक आता है, उसमें से ऐड होना होता नहीं है नहीं, तो। अभी 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 जिसने कहा कि हम लिख चुके हैं, उसका हाँ सर। व्हाट्सएप नंबर लो, उसे व्हाट्सएप नंबर अपना दे दो। क्लियर, कांटेक्ट करो, बात करो, वो फिर प्रश्न भेज देगी, तुम लिख के दे दोगी। ओके। आप अभी मेरे तो को व्हाट्सएप असाइनमेंट, नंबर दे दें। हाँ सर, मैं भेज सकती असाइनमेंट, हूँ। हाँ असाइनमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड, उसका माने ये हो गया है, हाँ चेक हो सर, गया। सितंबर में शायद जमा भी करना है सर। हाँ, नहीं वो ले जाएंगे, तुम रीजनल में आके दे दोगी ना, भेज दोगी बाई पोस्ट रीजनल सेंटर में। अगर तुम्हारा जो अपना सेंटर है, इग्नू का जो स्टडी सेंटर है तुम्हारा, अगर वे लोग नहीं लेते हैं तो बाई पोस्ट भेज दो, रीजनल ऑफिस में भुवनेश्वर में भेज दो, तो फिर वे लोग देख लेंगे। जी सर। लेकिन आप अभी मेरे तक को जनवरी, व्हाट्सएप नंबर दे देना। सुनो, जनवरी का सक्रिय कार्य, अभी तुम जुलाई अगस्त में बोल रही हो, अभी तक तुमने अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं की। कांटेक्ट रखना चाहिए ना, नंबर देना सर मेरे चाहिए। को नहीं ना पता था, मेरे को कोई और भेजा लिंक कल ही, तभी मैं ज्वाइन नहीं की हूँ ना। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, पता लगाओ, पता लगाओ सब कुछ। देखो, अभी जो लड़की ने कहा उसका नंबर लो, कांटेक्ट रखने से ही काम आप होगा, मेरे नहीं को तो। अपना नंबर दे दीजिए ना। हाँ, क्लास के बाद आप थोड़ा रुक जाना, मैं आपको नंबर दे दूंगी, फिर ओके, भेज देना। आज अभी क्लास खत्म हो गया है, डोंट वरी। ओके, हाँ सर। खुश रहो, सब खुश रहो, God bless। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, खुश रहो। आप मेरे को नंबर दे दीजिए ना। नंबर मिला क्या? यस, मिल गया। थैंक यू। हाँ, वेलकम। मेरे को भेज मैसेज, दीजिएगा, ठीक है, मैं करती हूँ व्हाट्सएप में आपको मैसेज। हाँ कर दीजिएगा। सब तो रोलिंग पेपर से ही लिख रहे हैं। हाँ, रोलिंग पेपर में लिखो, हाँ। कोई बात नहीं, कापी खरीद लो, कापी में लिख दो। और सिलाई अगर पेपर में लिखते हो तो सिलाई ठीक से करो। ओके,
तो नहीं सर नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। सर क्या आप मुझे सुन पाते हैं? हेलो सर। हेलो सर। हेलो जी सर, सर मुझे आपसे एक बात अरे पूछनी आप थी। कौन हो नंबर जी सर, मैं बबीता बोल रही थी सर। हेलो। हेलो सर।